Welcome to Brain Roots IS. Today we will study depositional landforms in karst topography. ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है। सोचकर देखिए, जमीन के नीचे घनी अंधेरी गुफाओं में पानी पेंटिंग और स्कल्पचर कर सकता है। आज हम इसी चीज को समझेंगे। तो चलिए इसको समझने के लिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। और इस कहानी का हीरो है पानी की एक बूंद। हाँ, बस एक बूंद। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी बूंद नहीं है। ये वो बूंद है जो एटमॉस्फेयर से CO2 उठाती है, थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है, फिर जमीन पर गिरती है और लाइमस्टोन जैसी चट्टानों से गुजरते हुए अपने अंदर मिनरल्स घोल लेती है। और फिर शुरू होता है इसका हजारों साल लंबा सफर, एक अंडरग्राउंड जर्नी, जहां ये बूंद बूंद करके एक पूरी की पूरी दुनिया बना देती है। आज हम उसी दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। The world of strange and beautiful depositional features found inside caves. तो इस वर्चुअल एक्सपीडिशन का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम लैंग्वेज ऑफ द केव सीखेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स। फिर सीलिंग से लटकने वाले स्टैलेक्टाइट्स को समझेंगे। उसके बाद जमीन से उगने वाले स्टैलेग्माइट्स की कहानी जानेंगे। फिर देखेंगे कि जब ये दोनों मिल जाते हैं, यानी पिलर्स बनते हैं, तो क्या होता है। और आखिर में कुछ और यूनिक केव स्कल्पचर्स को एक्सप्लोर करके कोर कॉन्सेप्ट को समराइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी नई जगह को ठीक से समझना हो तो वहां की भाषा, वहां की वोकैबुलरी आनी जरूरी है, राइट? तो इससे पहले कि हम इन गुफाओं की गहराइयों में उतरें, चलिए कुछ बेसिक वर्ड सीख लेते हैं, जिससे हमें अंदर जो दिखेगा उसे डिस्क्राइब कर पाए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, स्पेलियोथेम्स। गुफा के अंदर जितने भी मिनरल डिपॉजिट्स या फॉर्मेशंस दिखते हैं, उन सब का कलेक्टिव साइंटिफिक नाम है स्पेलियोथेम्स। ये एक तरह का अम्ब्रेला टर्म है। इसके नीचे सब कुछ आ जाता है। और इन सभी स्पेलियोथेम्स का जो मेन हीरो है, जो सबसे कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो है कैल्साइट, एसेंशियली कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3। इस नाम को बिल्कुल याद रखिएगा। दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी टुडे। अच्छा, अब ये जो कैल्साइट डिपॉजिट्स हैं, इनकी भी दो मेन टाइप्स हो सकती हैं। एक है ट्रैवर्टीन। ये कैसा होता है? बहुत हार्ड, कॉम्पैक्ट, और इसमें आपको ऐसी लेयर्स या बैंड्स दिखेंगी। दूसरी तरफ है टूफा, जिसे कैल्टूफा भी कहते हैं। ये ट्रैवर्टीन के मुकाबले काफी सॉफ्टर और पोरस होता है। ये यूजुअली केव के एंट्रेंस पर, यानी एट द माउथ ऑफ द केव मिलता है, जहां डिपॉजिशन थोड़ा फास्ट होता है। तो क्लियर है, दोनों हैं कैल्साइट डिपॉजिट्स, बस मेन डिफरेंस है उनकी डेंसिटी, उनकी हार्डनेस और उनकी लोकेशन में। ठीक है, तो इन सारे स्पाइलोथेम्स में से आज हमारा फोकस एक खास कैटेगरी पर है, और उस कैटेगरी का नाम है ड्रिपस्टोन्स। नाम से बिल्कुल क्लियर है, राइट? दीज आर द डिपॉजिट्स फॉर्म्ड बाय द ड्रिपिंग ऑफ वाटर, पानी के बूंद बूंद टपकने से। और यही हमारी आज की कहानी का सेंट्रल मैकेनिज्म है। यही वो प्रोसेस है जो गुफा के सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स को बनाता है। और राइट, अब हम गुफा के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले अपनी नजर ऊपर सीलिंग की तरफ ले जाइए। क्या दिख रहा है? कुछ लटक रहा है, राइट? पत्थर के आइसिकल्स जैसे। चलिए थोड़ा पास से देखते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो ये जो इनक्रेडिबल आइसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स छत से नीचे लटक रहे हैं, ये क्या है? इनका करेक्ट साइंटिफिक टर्म क्या है? इन्हें कहते हैं स्टेलैक्टाइट्स। ये ड्रिपस्टोन्स के कॉलम्स हैं जो केव की सीलिंग से नीचे की तरफ लटकते हैं। अब इसको याद कैसे रखें? बहुत सिंपल सी ट्रिक है। स्टेलैक्टाइट में C है और C से होता है सीलिंग, तो जो सीलिंग से लटकते हैं वो हैं स्टेलैक्टाइट्स। सिंपल। तो सबसे बड़ा सवाल, ये बनते कैसे हैं? इसके पीछे एक सिंपल सी केमिस्ट्री है। देखिए, बारिश का पानी जब एटमॉस्फेयर के CO2 से मिलता है तो वो एक वीक कार्बोनिक एसिड बन जाता है। अब ये एसिडिक पानी जब लाइमस्टोन यानी CaCO3 के ऊपर से गुजरता है तो उसे घोल लेता है, डिसॉल्व कर लेता है और बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो पानी में सॉल्युबल है। अब यही मिनरल वाला पानी धीरे धीरे रिस रिस कर केव की सीलिंग से टपकता है। अब जैसे ही ये बूंद हवा के कांटेक्ट में आती है ना, दो चीजें होती हैं। एक, थोड़ा सा पानी इवेपोरेट हो जाता है, और दूसरा, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी में घुली हुई CO2 गुफा की हवा में रिलीज हो जाती है। और जैसे ही CO2 रिलीज हुई, केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुला हुआ था वो वापस सॉलिड कैल्साइट बनकर उसी जगह पर डिपॉजिट हो जाता है, बस। और यही प्रोसेस हजारों लाखों साल तक चलता रहता है और बूंद दर बूंद ये डिपॉजिट लंबा और मोटा होता जाता है।
यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक स्टैलेक्टाइट का शेप और उसका एंगल इस बात पर डिपेंड करता है कि केव की सीलिंग का शेप कैसा है। जैसे सोचिए, अगर सीलिंग बिल्कुल फ्लैट है तो क्या होगा? स्टैलेक्टाइट ग्रेविटी की वजह से बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर नीचे आएगा। अब सोचिए, अगर सीलिंग स्टीपली इंक्लाइंड है, यानी काफी तिरछी है, तो पानी की बूंद उस स्लोप के साथ थोड़ा आगे बढ़ेगी और फिर टपकेगी। इसीलिए स्टैलेक्टाइट भी थोड़ा तिरछा यानी इंक्लाइंड और इलोंगेटेड बनेगा। और अगर स्लोप जेंटल है तो इंक्लिनेशन भी थोड़ा कम होगा। बेसिकली इट्स सिंपल फिजिक्स गाइडिंग अ जियोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, तो सीलिंग की बात तो हो गई, लेकिन उस पानी की बूंद का क्या जो सीलिंग से टपक कर थोड़ा सा कैल्साइट डिपॉजिट करके नीचे जमीन पर गिरती है? क्या वो वेस्ट हो गई? बिल्कुल नहीं। नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। कहानी अब केव के फ्लोर पर शिफ्ट होती है। तो जमीन पर गिरने वाली उन्हीं कैल्साइट रिच बूंदों से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं स्टेलेग्माइट। ये वो कॉलम्स हैं जो केव के फ्लोर से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। और इसको याद रखने की ट्रिक बिल्कुल सिंपल। स्टेलेग्माइट में जी है एंड जी इज फॉर ग्राउंड। तो जो ग्राउंड से ग्रो करता है वो है स्टेलेग्माइट। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, ये आमतौर पर स्टेलेक्टाइट से थोड़े मोटे और ब्लंट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी की बूंद ऊपर से गिरती है और नीचे आकर थोड़ा स्प्लैश करती है, फैलती है। इसीलिए इसका बेस ज्यादा चौड़ा हो जाता है। और हाँ, कभी कभी क्या होता है कि सीलिंग पर ड्रिप पॉइंट्स बहुत पास पास होते हैं, तो फ्लोर पर एक की जगह कई सारे स्टेलैग्माइट्स एक दूसरे के बिल्कुल पास ग्रो करने लगते हैं। इस ग्रुप को या इस क्लस्टर को हम कहते हैं कंपाउंड स्टेलैग्माइट्स। तो चलिए एक बार फट से इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। स्टालैक्टाइट्स सी फॉर सीलिंग, छत से लटकते हैं और नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। उनका बेस यानी जो हिस्सा सीलिंग से जुड़ा है वो ज्यादा चौड़ा होता है। दूसरी तरफ स्टालैग्माइट्स जी फॉर ग्राउंड, जमीन से उठते हैं और ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। उनका बेस जो फ्लोर पर है वो ज्यादा चौड़ा होता है। आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अब आते हैं हमारी कहानी के क्लाइमैक्स पर। जरा इमेजिन कीजिए, हजारों सालों से एक स्ट्रक्चर सीलिंग से नीचे की तरफ बढ़ रहा है और ठीक उसके नीचे फ्लोर से एक दूसरा स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। दोनों की मंजिल एक ही है। और फिर एक दिन, हजारों या शायद लाखों साल के इंतजार के बाद आखिरकार वो मिल जाते हैं। जब नीचे बढ़ता हुआ एक स्टैलेक्टाइट और ऊपर बढ़ता हुआ एक स्टैलेग्माइट आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तब वो एक सिंगल कंटिन्यूअस कॉलम बनाते हैं। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अ केव पिलर या सिंपली अ कॉलम। ये एक शानदार मैग्निफिसेंट नेचुरल पिलर है जो गुफा की छत को उसके फ्लोर से जोड़ देता है। लेकिन क्या इस केव की आर्ट गैलरी में सिर्फ यही तीन चीजें हैं, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और पिलर? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेचर की क्रिएटिविटी इससे कहीं आगे है। इस गैलरी में कुछ और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और यूनिक स्कल्पचर्स हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो यहां देखिए, कभी कभी पानी एक तिरछी सीलिंग पर एक पूरी लाइन से ड्रिप करता है। इससे एक पर्दे जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे कर्टन्स या ड्रिपरीज कहते हैं। फिर आते हैं हेलेक्टाइट्स। ये तो बिल्कुल अजीब है, दे डिफाई ग्रेविटी। ये स्टैलेक्टाइट्स से नीचे की जगह साइडवेज या किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। माना जाता है कि ऐसा कैपिलरी एक्शन या केव के अंदर बहती हवा की वजह से होता है। बिल्कुल इसी तरह जो स्टैलेग्माइट्स से साइडवेज ग्रो करते हैं उन्हें हेलेग्माइट्स कहते हैं। अगर हेलेक्टाइट का स्ट्रक्चर गोल यानी ग्लोबुलर हो तो उसे ग्लोबुलाइट कहा जाता है। और आखिर में है फ्लोस्टोन्स। ये ड्रिप करने से नहीं बल्कि फ्लोर पर पानी के एक शीट की तरह बहने से बनते हैं। तो इस पूरी यात्रा के बाद हमने क्या सीखा? इस सब के पीछे का फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है? चलिए इस पूरे प्रोसेस के कोर कॉन्सेप्ट को एक आखिरी बार समराइज कर लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। तो की टेकअवेज क्या है? नंबर 1, केव के सारे फॉर्मेशंस यानी स्पेलियोथेम्स डेपोजिशन के प्रोसेस से बनते हैं। नंबर 2, प्राइमरी एजेंट है पानी जो वीक कार्बोनिक एसिड की तरह कैल्साइट को अपने अंदर घोल कर लाता है। नंबर 3, प्राइमरी मैकेनिज्म सिर्फ इवेपोरेशन नहीं है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पानी की बूंद से CO2 का रिलीज होना जो केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करके कैल्साइट को डिपॉजिट कर देता है। नंबर 4, फॉर्मेशन का शेप और लोकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि पानी कहां से और कैसे ड्रिप, फ्लो या सीप कर रहा है। और सबसे आखिर में ये एक इनक्रेडिबली स्लो प्रोसेस है
सोचा जा सकता है कि इनकी ग्रोथ रेट आमतौर पर 1000 साल में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इनक्रेडिबल, इजंट इट? अच्छा, इस पूरी डिस्कशन के बाद एक एनालिटिकल क्वेश्चन सोचते हैं। हमने बार बार ड्राई केव्स की बात की, जहां इवेपोरेशन और CO2 रिलीज आसानी से हो सकता है। अब सोचिए, क्या होगा अगर केव ड्राई ना होकर बहुत वेट और ह्यूमिड हो? ऐसी कंडीशंस जहां इवेपोरेशन बहुत कम हो और हवा पहले से ही CO2 से सैचुरेटेड हो, तो इन स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन पर क्या असर पड़ेगा? क्या डेपोजिशन होगा भी? और अगर होगा तो किस रेट पर होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।